पॉपिंग योर पिंपल्स इज नॉट अ गुड आइडिया। या वेट मत कीजिए, नहीं मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी देन ओनली आई विल स्टार्ट अ स्किन केयर। मैम आजकल बहुत सारे हेयर ऑयल्स आ गए हैं मार्केट में जो कि ये प्रमोट कर रहे हैं कि इसको लगाने से हमारा हेयर फॉल कम होगा। कि मैम हम जब बाल धोते हैं ना तब हमारे बाल टूटते हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादा SPF ग्रेटर होगा ना तो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन होगा। और अगर आप बहुत बेसिक स्किन केयर की बात करें तो मैं बताना चाहूंगी कि 3 प्रोडक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने एंड ऑयली स्किन वालों के लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दी हेयर फॉल्स और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हम डिस्कस करेंगे कि जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स आजकल मार्केट में चल रही हैं, राइट। सो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी हैव डॉक्टर शिरीन सिंह ऑन आवर पैनल एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ स्किन मिरेकल. She is a dermatologist expert. Also, she is having the 8 years of huge experience in dealing with the skin problems, hair problems, and also she is well experienced in doing Botox, fillers, and those PRP treatments. So let's dive into the session and welcome Dr. Shireen Singh and welcome to this podcast. First of all, I would like to thank you so much. Thank you so much for having me here. And I'm honored to be a part of this session. And I'm looking forward to it. That's really great, डॉक्टर शिरीन सिंह. सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो हमारे एक्ने प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्किन केयर रूटीन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. मे बी बिकॉज ऑफ दे आर अवेयर नहीं है, और दे डोंट नो what is the right type of product they have to use as per their skin, or they don't know how they can start their skin care routine. So आपके क्या suggestions है? Could you please guide those patients? वेरी राइटली यू सेड, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में और जितने भी हमारे लोग हैं वो बहुत जल्दी इजीली इन्हांस हो जाते हैं कि नहीं आजकल ये मार्केट में हम ये भी लगाएं वो भी लगाएं, और समझ नहीं आता एक राइट स्किन केयर कि Right. कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे बेसिक स्किन केयर स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ यही बताना चाहूँगी कि आपको हमेशा एक बेसिक स्किन केयर पे एडहेयर करना चाहिए। डोंट गो ओवर लेयरिंग, या आप सोचिए कि मैं इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा या करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, या मेरी फ्रेंड या मेरे मदर वो लगाते हैं हम भी वो लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कंसल्ट करें डर्माटोलॉजिस्ट को फर्स्ट, ताकि आपका वो एक अच्छा सा स्किन केयर बना पाएँ। और अगर आप बहुत बेसिक स्किन केयर की बात करें तो मैं बताना चाहूँगी कि 3 प्रोडक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक जेंटल क्लेंजर, सेकंड इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर एंड थर्ड इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन। तो ये बेसिक चीज़ है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कोई टीनेजर है जिसकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो Yeah. उनको हमेशा क्लेंजर्स वो वाले जाने चाहिए जिसमें BHAs हो, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया 1 to 2%, या फिर आप कह लीजिए माइल्ड AHAs हो गए, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ताकि वो आपको माइल्ड एक्सफोलिएशन दे पाएँ। सेकेंडली, आपको हम मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं तो आपको पेप्टाइड्स या सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करते हैं तो वो आपके स्किन के बैरियर को ही प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि आपको एक अच्छा एंटी एजिंग टूल भी प्रोवाइड करते हैं। Okay. जहाँ तक बात है सनस्क्रीन की, तो देखिए आजकल लोगों को बहुत लगता है मैम वाइट कास्ट छोड़ती है, सनस्क्रीन बहुत ऑयली लगती है एंड स्वेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो सनस्क्रीन आपको वो चूज़ करनी चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंट हो। PA स्टार रेटिंग देखिए आप उसमें चेक कीजिए 4+ हो, एटलीस्ट SPF 30 तो एटलीस्ट हो ही हो। सो ये छोटी Yes. छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड डोंट गो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की नहीं हम ये भी यूज़ कर लें वो भी यूज़ कर लें, मार्केट में ये चल रहा है, जो मार्केट स्ट्रैटेजी उसे फॉलो ना कीजिए। बहुत बेसिक स्किन केयर पे आप ध्यान दीजिए। इट इज़ ऑलवेज गुड, जितनी अर्ली आप स्किन केयर स्टार्ट करते हैं उतनी आपकी स्किन आपको थैंक यू करेगी बाद में, आज से 10 साल बाद। Yes. इट इज़ ऑलवेज Yes. गुड कि आप वेट मत कीजिए, नहीं मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी देन ओनली आई विल स्टार्ट अ स्किन केयर। इट इज़ बेटर कि आप बेसिक स्किन केयर स्टार्ट कर दीजिए फ्रॉम द अर्ली टीन्स ओनली, एंड देन अकॉर्डिंगली आपकी एज वाइज आपका स्किन केयर थोड़ा बहुत मोल्ड होता रहता है। मैम मैनी टाइम्स वी आर सीइंग कि लोग अभी भी सोप्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फेस वॉश. तो फेस वॉश की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड स्पेशली पीपल आर ऑल्सो यूजिंग द फेस वॉश वंस इन अ डे. अगर वो यूज कर भी रहे हैं तो व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू यूज द फेस वॉश? सो कुड यू प्लीज
explain a bit? डेफिनेटली सी एटलीस्ट हमें फेस वॉशेस ट्वाइस इन अ डे तो यूज़ करना ही चाहिए। अगर आप कोई जिम एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई स्विमिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई आउटडोर्स आपकी एक्टिविटी है तो आप थ्राइस भी कर सकते हैं। बट आप Okay. ये ध्यान रखिए, अगर आपका कोई फेस वॉश है जिसमें थोड़े से एक्सफोलिएंट ज़्यादा हैं या Yeah. मान लीजिए BHA है, सैलिसिलिक एसिड वगैरह है, तो आप उसे स्टिक कीजिए ट्वाइस पर ही। बट अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बताया कोई स्वेटिंग वाली एक्टिविटी है तो आप थ्राइस तक भी कर सकते हैं। बट ऑलवेज यूज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर आफ्टर योर फेस वॉशेज। Okay. सोप्स तो देखिए अभी मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं है फॉर द फेस वॉशिंग। इट इज़ Yeah. ऑलवेज गुड टू चूज अ गुड फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो आपके स्किन के साथ पीएच को बैलेंस करे आपके स्किन को। तो सोप्स आर नॉट मीन टू क्लेंस द फेस, बट डेफिनेटली फेस वॉशेज आर अ गुड ऑप्शन। सो वी Exactly. शुड ऑलवेज गो फॉर गुड फेस वॉशेज। And is like this will not be harmful, right? Like वो क्योंकि आजकल लोगों के पास ये माइंडसेट है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो सिंपली वो केमिकल समझते हैं एंड वो सोचते हैं कि ये काफ़ी हार्मफुल होगा, वो स्किन को यू नो लाइक हार्म करेंगे। एंड स्टिल दे वांट टू प्रेफर कि वो दही बेसन और जो नुस्खे हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो लाइक इज द फेस वॉश और एनी अदर प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल, or like obviously we have to advise, first take advice from dermatologist, then only we can proceed. तो उसके बारे में क्या थॉट है? वेरी राइट। नाउ डेज सभी को ये लगता है शायद इसमें हार्मफुल केमिकल्स होंगे या या बहुत ज़्यादा कुछ केमिकल्स एडेड होंगे जो हमारे फेस को लॉन्गर टर्म के लिए ख़राब कर देंगे या हमारे स्किन बैरियर को डिस्टर्ब कर देंगे। ये आपका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है जो आजकल कॉमन लोगों में है। या तो लोग स्टिक करते हैं बेसिक होम रेमेडीज़ पर। सो लेट मी टेल यू, जितने भी यहाँ पे केमिकल्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे फेस वॉशेज़ में है या स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, वो सारे डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो हम इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ कर रहे हैं, दे आर द केमिकल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड या कुछ ऐसा सोर्सेज है उनके जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ें और ये सब से बना हुआ है। तो डोंट गेट फील कि केमिकल है। इवन वाटर इज़ अ केमिकल। अगर मैं बात कर रही हूँ तो वाटर इज़ ऑल्सो अ केमिकल। तो केमिकल एक टर्म बहुत ज़्यादा वो दिया हुआ है। देयर इज़ नथिंग ऑर्गेनिक, नेचुरल और केमिकल फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री यू कैन से। बट ये यस मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है इस चीज़ का, तो मुझे लगता है इस मिथ को ब्रेक करना चाहिए। बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मैट बिफोर चूजिंग अ गुड फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। बिकॉज हर बंदे को एक ही फेस वॉश सूट करे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो शायद आपको सूट कर रहा है वो मुझे ना सूट करे, और जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको ना करे। तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं कि मैम हमें नहीं सूट करा, हमने किया तो शायद मोर केमिकल्स थे उसमें, हमारे फेस को नहीं लगा। बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द गेम। एक्चुअली एवरी स्किन टाइप इज़ डिफरेंट। तो आपको अकॉर्डिंगली चूज़ करना है अपना फेस वॉश। स्किन ज़्यादा ड्राई डिहाइड्रेटेड रहती है तो आपको डेफिनेटली माइल्डर फेस वॉशेज लैक्टिक एसिड या मेंडेलिक एसिड पे जाना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है जैसे मेल्स में या जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं उनमें थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा होता है, तो आपको BHAs वाले सैलिसिलिक एसिड जैसे मैं आपको बोल रही हूँ उन फेस वॉशेज पे जाना चाहिए, या ग्लाइकोलिक की कंसनट्रेशन जिसमें ज़्यादा हो हम वो प्रेफर करेंगे। सो इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप व्हाट सूट्स यू व्हेन। सो उसके लिए थोड़ा सा हमें डेफिनेटली एक डर्माटोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए। या तो जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है पिंपल्स की, एक्ने की, सो नाउ वी हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, वी हैव अ एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट। एंड तो ऑलवेज डॉक्टर की सुनो एंड देन उनको फॉलो करो। एंड बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन काफ़ी ग्लो करे, एंड मुझे नहीं लगता कि वो लोग काफ़ी अवेयर हैं कि लाइक सेलिब्रिटीज़ और स्पेशली मीडिया प्रोफेशनल्स हु आर इन टच विद द कैमराज डेली, दे आर मेंटेनिंग देयर स्किन एंड ऑल्सो उनके पास रेगुलर चेकअप्स होते हैं डर्मेट्स के। तो जैसा आपने बोला वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, किस वे में करना है, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। बट आई थिंक इन इंडिया वो सब चीज़ें हम नहीं देखते, और हम काफ़ी सारे एड्स में देखते हैं कि वो लोग प्रमोट करते हैं। और नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो मार्केट में अवेलेबल भी है काफ़ी सारे चीप प्रोडक्ट्स, मे बी वो अफोर्डेबल होते हैं स्मारे वो लोग परचेज कर रहे हैं। बट काफ़ी स्टेरॉइड क्रीम्स जो स्किन वाइटनिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, और काफ़ी जो एक्ने फाइटिंग पिंपल्स के नाम से फेस वॉश ब्रांडिंग हो रही है, उनका आपका क्या फीडबैक है? लोगों को वो यूज़ करना चाहिए, और या फिर वो टेम्परली प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं बट लॉन्ग रन में वो डैमेज कर रहे हैं? तो उस वे में भी थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। राइट। सो आपने बिल्कुल ठीक बोला। आजकल बहुत सारी हाइप है मार्केट में कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक चल रही है प्रोडक्ट्स को लेकर। या एंड एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द ट्रेंड कि वो यूज़ कर रहे हैं या वो सेलिब्रिटी वो यूज़ करता है तो हमें भी करना है, वो शैम्पू वो यूज़ करते हैं हमें भी करना चाहिए। बट एज आई विल से कि इट इज़ नॉट द गेम। हर स्किन टाइप डिफरेंट है, हेयर टाइप डिफरेंट है।
सो आपको हमेशा अपने स्किन के साथ जेंटल रहना है। आप बहुत ही जब भी आप एक स्किन केयर स्टार्ट करते हैं तो पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि जेंटल क्लेंजर्स पे जाइए, यस। देन यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, अ सनस्क्रीन। अब आपका देखिए अगर कंसर्न ग्लोइंग और ब्राइटनिंग वाला है, देन यू कैन ऐड सम सीरम्स जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, hyaluronic एसिड हो या फेरोलिक एसिड हो। पर जिनका कंसर्न्स देखिए एंटी एजिंग वाला है तो उनको कुछ रेटिनॉल, पेप्टाइड्स या सेरामाइड्स पे जाना चाहिए। तो ये अपने अपने कंसर्न के हिसाब से है। बट आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं हम ओटीसी कोई ब्रांड खरीद लें और खुद यूज़ कर लेंगे या किसी ने रिकमेंड कर दिया हम यूज़ कर लेंगे, तो आप अच्छे से ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं अपने फेस को, और वो भी लॉन्गर रन के लिए। बहुत सारे लोग हैं, आपने बिल्कुल ठीक बताया, स्टीरॉयडल क्रीम्स फेस पे यूज़ करते हैं कि मैम स्किन ब्राइटनिंग हो रही थी हम इसलिए यूज़ कर रहे थे। एंड बहुत सारे केसेस आते हैं ओपीडी में जो कि लैंड अप करते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड में। बिकॉज आप देखिए जब हम मिसयूज़ करते हैं किसी भी ड्रग का या कोई भी स्टीरॉयडल क्रीम्स का, तो आपका बहुत ज़्यादा अट्रोफी हो जाती है, यानी कि थिनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, जो कि सेमी परमानेंट या परमानेंट डैमेज है स्किन के लिए, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या स्टीरॉयड मिसयूज जिसे हम कहते हैं, आप देखेंगे छोटी छोटी वेसल्स जिसे हम टेलेंजेक्टेशियाज कहते हैं वो बहुत विजिबल हो जाते हैं फेस पे। उसके बाद आप देखेंगे आपका स्किन बैरियर इतना वीक हो गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो नहीं सूट कर रहा है आपकी स्किन को। फोटो डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा, अर्ली फाइन लाइन्स रिंकल्स आ जाएंगी। तो मतलब बेसिकली आपका जो स्किन का सीमेंट है या जो बैरियर है आप उसे खत्म कर रहे हैं ये सब करके। एक बार तो आपको बहुत लगेगा स्टीरॉयडल क्रीम्स लगा के कि वाओ बहुत अच्छा ग्लो आ गया, बहुत अच्छा हो गया, बट लॉन्गर रन्स में जैसे जैसे आप देखेंगे आपकी स्किन थिन होती जाएगी और वो बैरियर डिस्टर्ब भी हो जाएगा, जिससे आपको मोर एक्ने निकलेंगे, स्किन पे कुछ सूट नहीं करेगा, आप हल्की सी भी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एंड नथिंग विल सूट यू। सो इट इज़ बेटर ऑलवेज कि अगर आप कुछ एक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं तो आप कंसल्ट ज़रूर करें डर्माटोलॉजिस्ट को। और जहाँ तक बेसिक की बात है तो वहाँ पे एक फेस वॉश, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक डे टू डे लाइफ में। So that's the very informative thing that you told. So मैम काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो लोग घर से काम करते हैं, लाइक एज यू नो कि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी चल रहा है, या फिर ऑफिस में लोग जाते हैं, तो या फिर विंटर्स में स्पेशली, तो सनस्क्रीन उस टाइम लगानी चाहिए, और इज इट ओनली कि हम जब बाहर निकल रहे हैं फील्ड पे तभी लगानी चाहिए? तो व्हाट्स योर सजेशन ऑन सनस्क्रीन? वेरी ट्रू, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरी ओपीडी में कि मैम सनस्क्रीन हमें दोबारा भी लगानी चाहिए कि एक ही बार लगाएं, हम तो बाहर जाते ही नहीं है, हमें लगानी चाहिए कि नहीं ट्रू। लगाएं, या फिर मैम विंटर्स हैं सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल गलत है सनस्क्रीन का ना यूज़ करना व्हेन यू आर इंडोर्स और व्हेन इट इज़ विंडी और क्लाउडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन, बिकॉज देखिए यूवीए यूवीबी रेडिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करते हैं इंडोर्स की तो यूवीए पेनिट्रेट करती है हमारी ग्लासेस एंड विंडोज से भी। सो वो आपकी फ़ोटो एजिंग ज़्यादा करती है, फाइन लाइन्स रिंकल्स ज़्यादा लाती है। तो आप ये मत समझिए आप घर में हैं तो आप बिल्कुल सेफ एंड प्रिक्योर्ड है फ्रॉम द सन रेज। और जितना भी आप ये देखेंगे ना कि जितनी भी हमारी लाइट्स होती हैं तो ये सब ब्लू लाइट्स होती हैं, तो इसको भी हमारा काउंटर बैलेंस करती है सनस्क्रीन। जो लोग ज़्यादा ही लैपटॉप स्क्रीन्स के आगे रहते हैं या फोन स्क्रीन्स के आगे रहते हैं तो उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है विच ऑल्सो डैमेजेस आवर स्किन, नॉट इन द वे ऑफ टैनिंग बट डेफिनेटली वो आपके कोलेजन को डिग्रेड करती रहती है, जो कि धीरे धीरे आपको फाइन लाइन्स और रिंकल्स या सैगिंग में कन्वर्ट करता है। So it is important to apply your sunscreen and I would suggest to reapply also. आपको 2 to 3 hours के बाद रीएप्लीकेशन सनस्क्रीन की करनी ही चाहिए, एटलीस्ट अप टिल 4 PM। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक ये वाला जो पॉइंट था कि स्क्रीन ब्लू लाइट से भी हार्म होती है, उससे भी सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है, दैट्स आई थिंक द मे बी काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा। एंड मैम काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि SPF 30 अच्छी है, SPF 50, तो हमें क्या मिनिमम लेना चाहिए एज अ कंज्यूमर, और हाउ टू डिसाइड कि हमें कौन सा SPF कब लगाना है, कुछ उसमें भी कुछ है क्या? वेरी राइटली सेड, लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज, उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा SPF ग्रेटर होगा ना जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन होगा, एग्जैक्टली। जो कि पार्शली ट्रू भी है। देखिए एटलीस्ट इंडियन सिनारियोस में एटलीस्ट SPF 30 इज़ रिक्वायर्ड, बट नाउ डेज सब चीज़ों को देखते हुए SPF 50 इज़ द बेस्ट यू कैन टेक इट। देखिए कोई भी SPF वो 100% आपकी UV रेस को ब्लॉकेज नहीं करता, ये एक मिथ है कि नहीं ज़्यादा SPF 80 लेंगे 100 लेंगे तो 100% UV रेस ब्लॉकेज हो जाएंगी। बट डेफिनेटली अगर आप 50 SPF यूज़ करते हैं इट विल बी वेरी गुड। आप अलॉन्ग विद योर सनस्क्रीन आप फिजिकल प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी लीजिए, जैसे आपने शेड्स लगाने हैं या आपने ब्रॉड ब्रिम हैट्स पहननी है, अगर आप ट्रैवल करें तो स्कार्फ से कवर कीजिए अपना फेस। नो सनस्क्रीन कैन प्रोटेक्ट यू 100%। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बाहर अपना वेकेशंस पे जाते हैं और वो सनस्क्रीन अच्छे से लगा भी रहे हैं या ओरल भी खा रहे हैं, उसके बाद भी वो टैन होके आ रहे हैं।
सो इट इज़ अबाउट कि आपका स्किन का बैरियर भी कैसा है, आपके एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कैसी हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन जिसकी पीए स्टार रेटिंग एटलीस्ट 4+ हो एंड ओके। एसपीएफ 50+ रहे, वाटर रेजिस्टेंट हो एंड नॉन कोमेडोजेनिक हो, जो कि वाइट कास्ट भी ज़्यादा ना आपको दिखे। तो मैम काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि स्किन के तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लाइक एज यू सेड कि सनस्क्रीन है, फेस वॉश है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट फॉर हेयर अभी भी लोगों को नहीं समझ में आता कि हेयर फॉल वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और समटाइम्स वो काफ़ी सारे एड्स दिखते हैं मार्केट में कि आप ये XYZ हेयर ये ऑयल लगा लो आयुर्वेदिक, और जिसमें हमें इंडिकेशंस नहीं पता कि इस कैसे यूज़ करना है, हमको ये भी नहीं पता कि कौन से इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। हाउ इट वाज हेल्पफुल कि हेयर फॉल में, और हेयर फॉल को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स होंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आजकल बहुत सारे हेयर ऑयल्स आ गए हैं मार्केट में जो कि ये प्रमोट कर रहे हैं कि इसको लगाने से हमारा हेयर फॉल कम होगा या हेयर की रीग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसके लिए अगेन वो मार्केटिंग गिमिक वाली बात हो जाती है कि आप उसे फॉलो मत कीजिए। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो पहले तो आप ये जानिए कि एक्चुअल में आपके हेयर फॉल का रीज़न क्या है। देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात हो रही है या एलोपेशिया की बात हो रही है, तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं कि आपकी पेरेंटल हिस्ट्री कैसी रही थी, आपको वो ज़रूर चेक करनी चाहिए। सेकेंडली, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो बहुत ही मेजर कारण है आजकल हेयर लॉस का इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि नहीं मुझे ये यूज़ करना है तो इससे मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। पहले आप उसका रूट कॉज फाइंड आउट कीजिए कि क्या पता आपको आयरन की, बायोटिन, सेलेनियम, जिंक या सीरम फेरेटिन जो बेसिक मल्टीविटामिन्स हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, या आपको थायराइड तो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कराता है, या आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स को पोस्टपार्टम हेयर फॉल होने लग जाता है, या आफ्टर एनी सर्जरी बिकॉज हमारी बॉडी न्यूट्रिशन यस। डेफिशिएंट हो जाती है। तो सिर्फ ये सोचना कि नहीं कि ये वाले ऑयल से हमारे बाल ठीक हो जाएंगे, वो ठीक है, बट पहले आप ये देखिए कि उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हमें इतना हेयर फॉल हो रहा है या क्या हुआ ऐसा। जहाँ तक बात रहती है कि बाकी हेयर ऑयल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो देखिए हेयर ऑयल्स की बात जहाँ तक मैं करूँ तो अगर आप बात करते हैं टेक्सचर को इम्प्रूव करने की या हमें स्मूथनेस देखनी है बालों की, तो उसमें बहुत अच्छा रहता है हेयर ऑयल का यूजेज। पर जहाँ बात आती है हेयर को अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की या हेयर का जो फॉल है उसको रोकने की, तो देखिए हेयर ऑयल्स कोई आपकी ज़्यादा मदद नहीं करने वाले हैं। तो आपको हमेशा हेयर बेस्ड सेरम्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, जिसके अंदर देखिए आप देखिए रीडेंसाइल हो, प्रो कैपिल हो, या कोई ना कोई आपका कैपेक्सिल वगैरह कोई ग्रोथ फैक्टर हो जो आपको हेल्प करेगा। तो हेयर ऑयल आपको हेल्प नहीं करते हेयर फॉल को रोकने में या हेयर ग्रोथ को। ये बहुत बड़ी मिथ है जो हम अपनी नानी दादी या अपने मदर से सुनते आए हैं कि आप हेयर ऑयल यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत हेयर ग्रोथ हो जाएगी या हेयर फॉल कम होगा, जो कि ट्रू नहीं है। बट जहाँ तक बात आती है टेक्सचर की, तो डेफिनेटली हेयर ऑयल आपको एक कोटिंग प्रोवाइड करता है आपके बालों के ऊपर, केराटिन के ऊपर, जो कि आपको यूवी रेडिएशन से, हार्मफुल से, उनसे बचाता है। और जो जैसे स्प्लिट एंड्स या ड्राई फ्रीजी डैमेज हेयर्स हैं उनको थोड़ी सी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। सो डेफिनेटली दे वर्क ऑन द टेक्सचरल पार्ट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल को स्टॉप करने में क्या काम आएगा, तो फर्स्ट आपको कॉज फाइंड आउट करना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स लगाने चाहिए जिसके अंदर प्रोकैपिल, रीडेंसाइल के पेक्सिल वगैरह हो। और अगर ज़्यादा ही है तो आप मिनॉक्सिडिल तक भी स्विच ऑन कर सकते हैं, बट डोंट गो फॉर द मार्केटिंग गिमिक कि ये यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गया, वो हो गया तो ये हो गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेयर ऑयलिंग की बात करें तो आपको वंस या ट्वाइस आप वीक में लगा सकते हैं, बट मेरी सजेशन सबको यही रहती है कि आप प्लीज़ 1-1.5 घंटा लगाइए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए हेयर। डोंट पुट इट ओवरनाइट। देखिए वो आपको फोरहेड एक्ने दे देता है, कई बार डैंड्रफ या सिबोरिया जिसे हम बोलते हैं फंगल ग्रोथ, वो दे देता है। सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ओवरनाइट आप उसको 1 घंटा पहले लगाइए एंड डू शैम्पू रेगुलरली। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लाइक एज यू सेड कि हम हेयर ऑयल्स को हेयर सीरम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं एग्जैक्टली, विच कैन गिव मोर न्यूट्रिशन टू द हेयर, और वो ग्रोथ फैक्टर भी दिखते हैं। तो या, बट अगेन लाइक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कि क्या डेली वॉश हेयर अगर हम करते हैं तो क्या वो हेयर फॉल का रीजन हो सकता है? क्या वो सेफ है कि हम स्काल्प को अपने क्लीन रखें डेली, और इज इट कि हम केमिकल से लगा रहे हैं डेली तो वो फिर हेयर फॉल करवाता है? सो दैट इज़ वेरी राइट। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि मैम हम जब बाल धोते हैं ना तब हमारे बाल टूटते हैं। सो दे टेंड टू वॉश लेस ऑफन कि मैम हम कम करेंगे हेयर वॉश या कम बाल धोएंगे, मैम शैम्पू लगाते तो बाल गिर जाते हैं, जो कि एक कंप्लीट मिथ है। आई मस्ट बस्ट इट हियर कि आप हेयर फॉल की जहाँ तक बात है मैं आपको बोल ही रही हूँ कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है या कोई ना कोई कारण रहता है उसके पीछे।
सेकेंडली जो बात आप देखते हैं कि जब हम शैम्पूइंग करते हैं तो हम थोड़ा सा स्कैल्प पे अपने फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हम थोड़ी सी भी रबिंग करते हैं तो जो बाल ऑलरेडी वीक होता है वो अपने रूट से बाहर आ जाता है। सो वो बाल अगर आप आज बचा भी लेंगे वो अगली वॉश में टूट जाएगा। तो हम सिर्फ शैम्पूज और कंडीशनर्स को ब्लेम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये वाली गेम नहीं है। आपके बाल अंदर से ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए शैम्पूज जो हैं, आप देखिए उसका काम है सिर्फ स्कैल्प पे वर्क करना और आपको क्लेंस करना। वो कहाँ तक अंदर तक जाके आपके रूट्स को ब्रेक करके ले यस। आएगा। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जितना आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा उतनी ही हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, उतनी ही डैंड्रफ आपको कम होगी, उतना ही सेबोरिया आपको कम होगा। तो आपको रूट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, रादर देन ये सोचना है कि नहीं हम वॉश करेंगे और डर्टी स्कैल्प रखेंगे तो ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी। वो आप नेक्स्ट वॉश में देख लीजिएगा, जो बाल आज बचे वो तब टूट जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैम क्या हर डेली वॉश करना चाहिए, ऑल्टरनेट वॉश करना चाहिए। सो इन दैट केस आई वुड लाइक टू से, अगर आप कोई वो पर्सन है जिनकी थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जिम वाले हैं, स्विमिंग वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको डेली वॉश करना चाहिए। या जिनको स्वेटिंग ज़्यादा आती है या जिनको थोड़ा सा डैंड्रफ रहता है तो उनको आप डेली वॉश कीजिए। बट जो लोग हैं जिनको नॉर्मल लाइफ है या जैसे फीमेल्स होते हैं डेली वॉश नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑल्टरनेट डे तो एटलीस्ट रखिए अपने स्कैल्प को वॉश करना। एंड डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज यूज अ कंडीशनर ऑल्सो आफ्टर शैम्पूइंग योर स्कैल्प। सो कंडीशनर हैज़ टू बी अप्लाइड। ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि कंडीशनर्स को आपको हमेशा लेंथ पे अप्लाई करना है रादर देन ऑन द स्कैल्प। तो कंडीशनर्स आर मेंट फॉर द लेंथ्स या आपके जितने भी टेपर्ड एंड्स होते हैं वहाँ के लिए, एंड शैम्पू इज मेंट फॉर द स्कैल्प। तो शैम्पू आप स्कैल्प पे कीजिए, जो वो लादर बनेगा वो अपने आप ही नीचे ड्रिबल बैक कर जाएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे भी उसे वॉश कर रहे हैं, तो वो उतना काफ़ी होता है बिकॉज ऑयल सिक्रीशन हमारी स्कैल्प से है ना कि हेयर से है। तो वो उसको हेयर्स को ऑयली कर रहा है, तो स्कैल्प को क्लीन करना है हमें, न्यूट्रिशन वहाँ देना है। एंड उसको क्लीन करके आप कंडीशनिंग इसलिए कीजिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा रफनेस और फ्रीजीनेस हो ही जाती है, तो दैट विल हेल्प यू टू गेट अ गुड हेयर, सॉफ्टर हेयर्स। और आई थिंक अगर वो ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो काफी उनकी हेयर फॉल कम हो सकती है, बट स्टिल दिस इज नॉट वर्किंग। तो वट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट? सो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। राइट। हेयर फॉल के लिए बहुत लो कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पे काम करेंगे ताकि आपकी सप्लीमेंटेशन उस अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर पाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली हमें देखना है जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद द टॉपिकल एंड ओरल मेडिकेशंस। जैसे आप PRP करवा सकते हैं विच इज़ नोन एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। देन देर इज़ वन ग्रोथ फैक्टर थेरेपी। देन द एंड रिजल्ट इज़ कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी थी और नहीं आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंसी है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट ऑप्शन। बट डेफिनेटली पहले आपको PRP या ग्रोथ फैक्टर थेरेपीज़ या आजकल स्टेम सेल थेरेपीज़ आ गई हैं, उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपकी कंडीशन ऐसा है कि जहाँ हमें दिख रहा है काफ़ी टाइम से देयर इज़ समथिंग लैकिंग, तो आप बाद में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से, पहले आप एक डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को रूल आउट करें या अपना कॉज रूल आउट करें, ताकि वो आपको ओरल या टॉपिकल मेडिकेशंस दे पाए उस हिसाब से, एंड देन दे कैन प्लान सम थेरेपी फॉर यू। बट डोंट वरी, डोंट थिंक कि नहीं एक बार चले गए वापस नहीं आएंगे या क्या होगा। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट इन दिस। सो पेशेंस इज द की। द ओनली फैक्टर विद स्किन एंड हेयर इज कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, रादर देन जस्ट बीइंग कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं होता 15-20 दिन में। इट इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म जर्नी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में पेशेंस रख के काम करना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई थिंक नाउअडेज वी हैव अ लिवरेज कि हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, और नाउ आर साइंस नो कि अभी हमें क्या करना है और कौन से टेस्ट है, और हमारे पास केस स्टडीज भी अवेलेबल है जिससे वो प्रूवन रिजल्ट्स हैं। तो ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट्स मत लीजिए, और मेरी सलाह यही रहेगी कि जस्ट डॉक्टर्स के पास जाओ, दे नो बेटर देन यू, और कोई भी XYZ प्रोडक्ट्स यूज मत करो। लाइक स्किन में क्वेश्चन है मैम कि अगर हम पिंपल्स को फोड़ते हैं या फिर हम अगर पॉप करते हैं उसको, तो क्या वो स्कार्स बनते हैं, और इज इट अ मिथ अगेन? सो लाइक व्हाट इज योर थॉट्स? वेरी ट्रू, और ये बिल्कुल करेक्ट है। पॉपिंग योर पिंपल्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप खुद देखिए, जब भी हमें एक्ने होता है, तो जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के एक्नेज होते हैं, तो जितना भी हमें एक्ने निकलता है उसमें डेड सीबम होता है, डेड सेल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, एंड एक बैक्टीरिया होता है। तो
तो एक बार जो आपको अर्ज निकलती है बॉडी में से कि नहीं हम इसे पॉप कर देंगे तो जल्दी हील हो जाएगा, एक्चुअली हम लोग और हार्म कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ। देखिए, एक तो आप अपनी स्किन पे प्रेशर लगा रहे हैं जो अननोइंगली इतना हो जाता है दैट विल रिजल्ट इन स्कारिंग, परमानेंट हाइपर पिगमेंटेशन इट कैन डू। एंड इवन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो देर आर डीपर स्कार्स ऑल्सो, जो कि आपको लेटर ऑन बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं लाइफ में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, no scars can be 100% reversed, and this is a very bad idea to pop pimples or to squeeze pimple। पहले तो आप जिस पिंपल को, आप एक्ने को बेसिकली पॉप आउट कर रहे हैं, उसमें से वो बैक्टीरिया निकल रहा है जो आपकी सराउंडिंग स्किन है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, एंड यू लैंड अप इनटू ट्रबल rather than just solving the problem। So it's a very bad idea। I have seen many cases in my OPD जिसके पास जिन्होंने स्क्वीज कर करके अपने फेस का बुरा हाल कर लिया और इतने बड़े बड़े स्कार्स बना लिए कि विद द बिगेस्ट ऑफ लेजर देन एडवांस मशीन्स 100% रिकवरी नहीं होती है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपनी स्किन को थोड़ा टाइम दीजिए टू हील। आप एंटी एक्ने क्रीम्स अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करिए, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करिए, ताकि इट कैन बी सेटल्ड rather या than just popping it। तो आप अपने आप को एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं जो कि एक लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन जाएगी। इट इज़ बेटर टू टेक अ प्रॉपर एंड आई ट्रीटमेंट फॉर थिंक दिस इज दैट। अ मैसेज फॉर अ टीनेजर्स और जिनकी ऑयली स्किन्स होती है, बट लाइक आई ऑल्सो सो मैनी गुड फीडबैक अबाउट द स्किन मिरेकल that you are doing an amazing job in the advanced technology which are happening in the skin treatment, especially botox, fillers, and like PRP। so what are they? so could you please brief हमारी ऑडियंस को कि जिससे वो भी प्लान कर सकें इसके बारे में, और एग्जैक्टली वो क्या है। तो थोड़ा सा आप समझाइए कि बोटॉक्स क्या होता है और क्यों कराना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो उस वे में। देखिए, बोटॉक्स एक तरीके का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं जो कि आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स पे वर्क करता है। जिन लोगों को है कि मैम हमारी लाइंस आती हैं जब हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन देते हैं, तो पहले तो आप ये जानिए कि बोटॉक्स हमारा स्टैटिक रिंकल्स पे वर्क नहीं करता। दैट मीन्स जो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं। तो बेसिक है जो एक्सप्रेशन पे डायनामिक रिंकल्स जो होते हैं, जो वो आते हैं, उस पे बोटॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप अर्ली बोटॉक्स स्टार्ट कराइए। आप ये मत वेट कीजिए मेरे रिंकल्स पहले डीपर और कोर्सर हो जाएंगे तो मैं 50s के बाद ही बोटॉक्स कराऊंगी या कराऊंगा। दिस इज अगेन मिथ। जितना आप अर्ली, आई मीन अर्ली का मतलब मेरा 25 to 30s के बीच में है, तो जितना आपको दिख रहा है कि आपकी लाइन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं तो आप उसको स्टार्ट कराइए। इट इज़ अ आप कह सकते हैं एंटी रिंकल ट्रीटमेंट, और बेसिकली बोटॉक्स मसल को रिलैक्स करता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे नर्व में, एसिटाइलकोलिन, वहाँ पे उसको वो ब्लॉक करता है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाता है तो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। तो बेसिकली इट इज़ अ मसल रिलैक्सेंट जो कि एक हमारा बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन। तो अगर आप इसे करवाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। आपकी फाइन लाइन रिंकल्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड ये स्टे करता है एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तो करता ही करता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, हाउज इट एंड वॉट डाइट यू आर टेकिंग। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, बट एटलीस्ट 3 to 4 मंथ इट स्टेज। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए। एंड आप इसे जितना अर्ली स्टार्ट कराते हैं तो मेरा तो यही कहना है, इट इज़ वेरी गुड। सो इट इज़ नाइस एंड यस। और जहाँ तक रही फिलर्स की बात आपने मुझसे पूछा, जिन लोगों में हम देखते हैं कोलेजन डैमेज है, या जिनको चाहिए कि मैम हमें थोड़ा सा अपने फेस पे प्लम्प चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, तो दे आर डिफरेंट फिलर्स। तो उस हिसाब से हम उनको फिलर्स रिकमेंड करते हैं। मान लीजिए जिनका फेस बहुत ही अच्छा है और जो अभी यंग है बहुत ज़्यादा, तो हम स्किन बूस्टर्स पे डालते हैं। दे आर वेरी लाइट फिलर्स, कि ताकि आपको सिर्फ हाइड्रेशन प्रोवाइड करा सके और आपकी स्किन को थोड़ा सा नरिशमेंट दिखा सके। ये नहीं है, ये भी एक मिथ है लोगों में कि मैम हम ना ये सब कराएंगे तो हमारा फेस बड़ा फ्रोजन लगेगा, बड़ा ही प्लास्टिक फेस लगेगा। तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, चूज़ योर इंजेक्टर वाइजली। इट ऑल डिपेंड्स आप अपना इंजेक्टर कौन चूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने डॉक्टर को अच्छे से चूज़ कीजिए। ऑलवेज गो फॉर अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को वाइजली चूज़ कीजिए, बिकॉज जितनी भी हमारी ये डिफॉर्मिटीज़ या असिमेट्रीज आती हैं वो एक रॉन्ग इंजेक्टर को चूज़ करने की वजह से आती हैं, ना कि प्रोडक्ट गंदा था या ये हमें नहीं कराना चाहिए था। इट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ इंजेक्टर, वेयर ही इज इंजेक्टिंग, कितना करना है, कब कराना चाहिए। आप आराम से कुछ कराने से पहले अपने डर्मैट के साथ कंसल्टेशन लीजिए, अपनी क्वेरी पूछिए, अपने कंसर्न्स बताइए कि आपको कैसा चाहिए और आप क्या फील करते हैं अपने बारे में। तभी आपकी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। एंड फिलर्स लास्ट करते हैं आराम से, देखिए 1 year तक भी करते हैं, एंड एटलीस्ट 10 months तो करते ही करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ स्टाइल अगैन। वो वैसा रहता है। एंड जैसे आपने पूछा PRP ट्रीटमेंट के बारे में, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इट इज़ डन बोथ फॉर हेयर एंड फेस ऑल्सो। फेस में टाइटनिंग और आपका कोलेजन रीमॉडलिंग में बहुत हेल्प करता है।
जो कि आजकल हम उसे वेम्पायर फेशियल या किम कार्दाशियन फेशियल भी बोलते हैं। एंड हेयर में तो मैंने आपको बताया ही है, दीज आर एक्चुअली हम आपके ब्लड लेके उसे अल्ट्रा प्योरीफाई करते हैं इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, एंड आपके ब्लड से ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ जाता है, उसे सेपरेट करके आपके स्किन में, आपके हेयर में इंजेक्ट करते हैं। बट PRP रिक्वायर्स नंबर ऑफ सेशंस, इट इज़ नॉट लाइक वन टाइम प्रोसेस ऐसा। तो 6 to 8 सेशंस के बीच में आपको रिक्वायरमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप एंड हेयर टाइप। तो मैम काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि बोटॉक्स एक वन टाइम प्रोसेस है और या फिर हम इसको दोबारा करा सकते हैं, और अगर करा सकते हैं तो कितने टाइम में करा सकते हैं, तो उस बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, बोटॉक्स में ये तो नहीं बोलूँगी वन टाइम प्रोसेस है। देखिए, बोटॉक्स का इफेक्ट आपको 3 to 4 मंथ्स के लिए आराम से लास्ट करता है। उसके बाद आप रिपीट करवा सकते हैं, एंड एटलीस्ट आप मतलब 6 मंथ्स के बाद तो करा ही सकते हैं। तो वन टाइम तो नहीं बोलूँगी मैं, बट येस इट लास्ट फॉर क्वाइट लॉन्गर पीरियड, और उसके बाद आप रिपीटेड सेशंस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स कंसर्न्स। ओके, एंड आर दे पेनफुल? Not at all, not at all. Before any procedure, any injectable, we always apply good amount, हम numbing cream लगाते हैं for 40 to 45 minutes, and they are very minute injections. तो आप numbing cream जब आप लगाते हैं तो आपका face numb हो जाता है, and उसके बाद ही हम कोई perform करते हैं injectable. So you will feel very little amount of vibrational, pain. That's the only thing. And इतना pain नहीं होता है. It is a very small process, and बहुत easily आप उसको, counterbalance कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट्स अगेन अ मिथ कि ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। सो गाइज, लाइक यू कैन प्लान फॉर दिस ट्रीटमेंट एंड यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेट फर्स्ट, देन आप उसको कर सकते हैं। बट मैम अगेन लाइक चूजिंग द डॉक्टर्स, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, बट दे आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सेम ट्रीटमेंट इन अ वेरी लेस प्राइजेस। तो उस कम प्राइस के चक्करों में वो लोग वो ऑप्ट कर लेते हैं। लाइक ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड डर्मेट, but like you are having the 8 years of experience and you know this thing better कि injections and all कितने important होते हैं। but I think audience इस बात को इतना नहीं समझती है, और they are not aware कि अगर वो cost भी ज़्यादा दे रहे हैं but उनको वो quality मिल रही है। तो क्या आपने कभी कोई ऐसे केस देखे हैं कि कुछ injections हमने गलत लगा दिए हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ, या फिर रिजल्ट्स उतने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं? कुछ ऐसे केस भी होते हैं? राइट, मैंने तो बहुत सारे केसेस अपने OPD में देखे हैं जो कि गलत इंजेक्शन की वजह से या गलत पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ इंजेक्शन की वजह से आप देखेंगे कि आपके फेस पे काफ़ी असिमेट्री हो सकती है। देखिए, दीज आर ऑल इंजेक्टेबल्स। सो जहाँ तक हम बात करते हैं बोटॉक्स की, सो इट इज़, उसको अगर हमें वीन ऑफ करना है तो आपको पूरा वेट करना पड़ेगा 3 to 4 मंथ्स के लिए। जहाँ तक बात करते हैं हम फिलर्स की, तो वहाँ पे एक हमारे पास इंजेक्टेबल आता है जिससे हम उसे थोड़ा डिजॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल से कि अगर आप एक गलत इंजेक्टर को चूज़ करते हैं, या आप एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को चूज़ नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ा हार्म कर रहे हैं अपनी फेस या स्किन के साथ। देखिए, रादर दैन लैंडिंग अप इनटू द प्रॉब्लम कि ये कम पैसों में कर रहे हैं या वो वैसे कर रहे हैं, आप एक, आपके पूरे फेस और पूरी लाइफ की बात है, तो आप क्वालिटी पे जाइए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। सो आपका पूरा राइट बनता है, आप अपने डॉक्टर से पूरी चीज़ें डिस्कस कीजिए, जानिए प्रोडक्ट के बारे में, जानिए उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जानिए कि वो कब तक रहेगा, सब कुछ आप डिस्कस करके ही अपना इंजेक्टर चूज़ करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे गलत इंजेक्शन की वजह से कई बारी बोटॉक्स के आपकी आईलिड टोसिस हो सकता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो सकता है, या आप देखेंगे असिमेट्री ऑफ फेस हो जाती है। तो देर आर वेरी मच कॉम्प्लिकेशंस। तो ये इतना ईजी नहीं है जितना लग रहा है, एंड देन टू रिवर्स द इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हार्म करती हैं और वो पेनफुल भी रहती हैं, एंड देन आप दोबारा से मनी स्पेंड करेंगे उसको ठीक कराने में। तो रेदर देन आप दो बार ये चीज़ें कर रहे हैं, इससे अच्छा आप एक ही बार इंजेक्टर चूज़ करके, और एक बोर्ड सर्टिफाइड, तो आप उस चीज़ को पहले ही प्लान वे में ठीक कर सकते हैं, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर लेस मनी चीपर थिंग्स। तो ये इतना ईजी नहीं है, बट चूजिंग अ राइट इंजेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। which comes with experience, proper knowledge, और जो प्रैक्टिकल उन्होंने पेशेंट्स की है। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क डॉक्टर कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या आप बोटॉक्स सर्टिफाइड हो, आपने पेशेंट्स करे हैं। तो इस बारे में भी पेशेंट्स को आई थिंक थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। तो थैंक यू मैम। आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को, जस्ट टू कंक्लूड दिस एंटायर पॉडकास्ट? इट्स अ वेरी हैवी, लॉन्ग एंड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट फॉर एवरीवन आई बिलीव। सो इसको कंक्लूड करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे स्किन को लेके? देखिए, मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक बात है स्किन की, तो हैव लिटिल पेशेंस एंड अपने चूज़ कीजिए प्रोडक्ट्स बहुत वाइजली।
डोंट जस्ट सी कि वो यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में चल रहा है, ओवर द काउंटर आपने प्रोडक्ट्स लेके कर लिया, ये बहुत गलत होगा आपकी स्किन के साथ। अपने स्किन को, अपने हेयर को अच्छे से पहले जस्ट लेट इट बी एंड देन यू कैन चूज़ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एंड जहाँ तक बात है जो यंगस्टर्स आजकल हैं, तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर स्किन केयर एंड हेयर केयर। ये जो हमारी सोडा ड्रिंक्स आती हैं या आप कह लीजिए जितनी भी शुगरी फूड्स आते हैं, वो आपके स्किन और हेयर को डेफिनेटली डैमेज ही करती हैं। तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर फ्रूट्स एंड वेजीज विच आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, या आप जितना भी रेनबो है फ्रूट्स वाला, वेजीज वाला, उसको कंज्यूम कीजिए। इन दैट आई नॉट से कि आप कभी बाहर का नहीं खा सकते हैं, डोंट ईट, ऐसा नहीं है। सो जस्ट जहाँ आप इतना कुछ खा रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंटिव कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। वो आपको एक इनर ग्लो देगा स्किन में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल ऑल्सो along with a good skincare. Thank you, ma'am, for coming to this podcast. And this podcast is really informative, especially for the teenagers जो skin problems और hair problems से deal कर रहे हैं. Thank you very much. And guys, if you want to watch more content related to the skin problems or hair problems, you can follow ma'am Instagram handle. You can find in the description. And also आप Skin Miracles के page को भी follow कर सकते हैं. So thank you, ma'am. Thank you so much for having me here. It was great to be a part of this session.